Good morning, everyone. Welcome to number 2 of CA Foundation Inventory Chapter Revision. अकाउंट्स का चैप्टर इन्वेंट्री लेक्चर 2 है इसका. लास्ट लेक्चर में आपने इन्वेंट्री का मतलब क्या है वो समझ लिया था, उसकी वैल्यूएशन करने की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लिया था. इसके अलावा इन्वेंट्री के अंदर आपके कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या नहीं शामिल होता, और इन्वेंट्री को वैल्यू करने के हमने दो तरह के इन्वेंट्री नॉट इंटरचेंजेबल, इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल, वो सारे हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए थे. अब हम सीधा ये जो मेथड्स थे ना हमारे, ये मेथड वहां लगते थे जहां इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल होती थी, मतलब मिक्स हो जाती थी इन्वेंट्री. तो वहां अलग अलग तरीके के मेथड थे, फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज. हम सबसे पहला मेथड जिसका नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, क्योंकि ये ना जितना आपने कॉस्ट स्पेंड किया होता है उसको बेस लेके इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करवाता है. जैसे कल मैंने कहा था कि एक 10 रुपए का मार्कर लिया, एक 12 रुपए का, तो 10 रुपए और 12 रुपए में से हमें ये नहीं पता लग रहा था कौन सा बिका कौन सा बचा. जो बचा वो 12 वाला, जो बिका वो 10 वाला, लेकिन है तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट जितना हमने स्पेंड किया था उसको बेस लेके वैल्यूएशन करवाता है. कौन सा बचा कौन सा बिका वो अजम्पशन है. फीफो क्या अज्यूम करता है, इट इज अज्यूम्ड कि जो गुड्स पहले खरीदे थे वो पहले बिके, पहले इशू हुए, अगर रॉ मटेरियल है तो इशू हुए, अगर फिनिश गुड्स है तो बिके, और जो बचा हुआ है सामान वो किस में से बचा हुआ है, लेटेस्ट. इसका मतलब देखो मेरी बात सुनना, मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होती है, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट. बताओ यूनिट्स क्या फीफो लीफो से चेंज होते होंगे? नो, यूनिट्स तो भाई उतनी है ना जितने हैं फिजिकली. फीफो लीफो से क्या चेंज होता है, रेट. क्या पुराने वाले का रेट लूं कि नए वाले का रेट लूं, वो सब चीजें क्लियर करता है फीफो लीफो. तो यहां पे ना इंप्लीकेशंस लिखी है मैंने, इंप्लीकेशंस अंडर फीफो. सुनिएगा, अगर इन्फ्लेशनरी प्राइसेस हैं हमारी इकोनॉमी में, यानी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो उस केस में अगर हम फीफो लगाएंगे, बताओ फीफो क्या मानता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो बिका है वो पुराना बिका, पुराने वाले के प्राइसेस कम होंगे, उसकी वैल्यू कम आएगी कॉग्स की, क्योंकि जो बिका है वो पुराने वाला बिका है तो उसकी कॉस्ट कम आएगी. और बताओ जो बचा हुआ होगा फीफो में, वो सबसे लास्ट परचेज बचा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि रेट ज्यादा होगा उसका बचे हुए का, क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है. इन्फ्लेशनरी में क्या होता है, रेट बढ़ रहा होता है, यानी जो सबसे लास्ट आया होगा वो सबसे महंगा आया होगा. ऐसे केस में बताओ जो जीपी आएगा, जीपी वो ज्यादा आएगा क्योंकि कॉग्स कम है, स्टॉक ज्यादा है. वो तो अंडरस्टूड सी बात है ना, अगर स्टॉक ज्यादा है तो कॉग्स कम है, जीपी ज्यादा आएगा, इससे टैक्स भी ज्यादा आएगा. इसीलिए इनकम टैक्स वाले यही फॉलो करवाते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में होती ज्यादातर इन्फ्लेशनरी प्राइस है. और अगर डिफ्लेशनरी प्राइस हुई तो फीफो क्या बोलेगा, पुराने वाला महंगा था यानी बिका महंगा, कॉग्स ज्यादा आएगी. स्टॉक लेटेस्ट है वो सस्ता, स्टॉक कम आएगा, जीपी कम आएगा, टैक्स भी कम आएगा. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये कभी पेपर में टेस्ट नहीं करा, बट स्टिल आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए. अब हम एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि यहां पे इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं. तो एक काम करिए, आपकी बुक का पेज नंबर खोल लीजिए 105. यहां इन्वेंट्रीज के क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पढ़ें. पहला क्वेश्चन है, ए लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. 1 जैन, 2, 3, 4, 5, 5 दिनों की इंफॉर्मेशन है, और क्वेश्चन कह रहा है इन्वेंट्री निकाल दो और कॉग्स निकाल दो 5 जनवरी की. दो सिस्टम के अंदर पीरियोडिक है, मेथड दोनों में सेम है फीफो. मतलब सर मजा तब आएगा, मेथड फीफो में हमें पीरियोडिक भी आना चाहिए, परपेचुअल भी आना चाहिए. मेथड लीफो में हमें पीरियोडिक भी आना चाहिए, परपेचुअल भी आना चाहिए. ये समझना है हमने. अब सुनिए जरा ध्यान से, होगा परपेचुअल, परपेचुअल में रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, पीरियोडिक में नहीं होते. कौन सा रिकॉर्ड बताया था मैंने, स्टॉक लेजर अकाउंट, याद आया? तो स्टॉक लेजर अकाउंट पहले केस में हमें बनाना पड़ेगा. तो आप देख सकते हैं यहां पे जो हमारा ये स्टॉक लेजर अकाउंट है, तो उसका फॉर्मेट आप देख लो कैसा है. पहला कॉलम डेट है, फिर ना ब्रॉडली पहले 3 कॉलम है, देखो ये वाले 3 सीट्स, उसके आगे सब डिवीजन है, फिर है सोल्ड ऑब्लिक इशू,
अगर फिनिश गुड्स है तो सेल होगा, और अगर रॉ मटेरियल है तो इशू होगा, इशू टू प्रोडक्शन प्रोसेस। और लास्ट में है बैलेंस। बैलेंस के भी आगे 3 सब टॉपिक है या सब स्प्लिट है। रिसीट में क्यूआरवी, इशू में क्यूआरवी, और बैलेंस में भी क्यूआरवी। क्यूआरवी बोले तो क्वांटिटी रेट वैल्यू, क्वांटिटी रेट वैल्यू, क्वांटिटी रेट वैल्यू, डेट तो बस डेट। फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लेना आज। समझ आ रही है बात? मैं काम करता हूं, मैं ना रफ में यहां कर देता हूं, वरना ऐसे ना आपको पता नहीं लगेगा। मैं रफ सा बना देता हूं। सबसे पहले डेट यहां पे ना, पहले मैं ऐसे बना देता हूं ये, और फिर इसको अंदर ऐसे स्प्लिट कर देता हूं। ये रिसीट्स, ये इशू, ये बैलेंस। रिसीट्स, इशू, बैलेंस। क्यू आर वी, क्यू आर वी। एक मिनट रुको, थोड़ी प्लेसमेंट ठीक कर दें। क्यू आर वी, क्यू आर वी, ऐसे बनता है। समझ आ रही बात? और ये है डेट। अब क्वेश्चन पढ़ी जाओ साथ साथ में, मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले डेट क्या है? 1 जैन। 1 जैन को ओपनिंग स्टॉक है कि परचेजेस है? ओपनिंग स्टॉक, यानी रिसीव कुछ नहीं हुआ, इशू कुछ नहीं हुआ, सीधा बैलेंस पड़ा है। कितना? क्या रेट पे? बोलो क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? बताओ उसके बाद कोई रिसीट हुई। 2 जैन को कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ? 400 यूनिट। किस रेट पे? 1.5 रुपए पे। 600। इशू कुछ नहीं हुआ। अब मेरे को बताओ बैलेंस जो बचा वो कितने यूनिट पड़े हैं? 500। पर इसको हम अलग अलग शो करा करेंगे फीफो वगैरह में, क्योंकि इन मेथड्स में ना रेट अलग अलग चलेंगे। 100 यूनिट पड़े हैं 1 रुपए वाले, और 400 यूनिट पड़े हैं 1.5 रुपए वाले। आपने इस तरह शो करना है इसको। इतना समझ में आ गया? अगली डेट क्या है? 3 जैन। 3 जैन को इशू हो रहा है। अब एक बात नोटिस करो, इशू का क्वांटिटी क्या है? यहां प्रॉब्लम है, इशू का रेट ही नहीं पता। चेक कर लो, रेट ही नहीं पता। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्वेंटरी मिक्स हुई पड़ी है, हमें पता ही नहीं इशू कौन सा हुआ है। फीफो लिफो पहली बार, ऊपर तो फीफो लिफो लगा ही नहीं अभी। अब सुनो, कईयों को लगता है फीफो लिफो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कराता है। एक्चुअल में तो फीफो लिफो ये बताता है गया कौन सा, बाकी बचा हुआ है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो बाकी बचा हुआ है। यस और नो? अब मुझे ये बताओ, ये जो 450 यूनिट हैं, मैं यहां पे डायरेक्ट नहीं लिख सकता इस तरह। क्यों नहीं लिख सकता? गौर कीजिएगा। मेरे को फीफो ये बोलेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो ये 400 यूनिट है ना, उसमें से 100, 450 में से 100 यूनिट तो पुराने इशू हो गए होंगे 100 रुपए पे, और 350 इशू हुए होंगे 1.5 रुपए वाले। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कितनी अमाउंट है? 525। इस हिसाब से बताओ बैलेंस कितने यूनिट रह गए? 50। कौन से वाले? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आ रही है? ये गेम है बस। जिसको ये पॉइंट क्लियर है ना कि इशू ऐसे करने हैं हमने फीफो के अंदर, सारा टॉपिक आता है, समझ लो। 450 यूनिट इशू, मेरे को ये नहीं पता कौन से रेट वाले हुए। यहां रोल प्ले होगा फीफो का। तो क्या बोलेगा? फर्स्ट आउट। तो बताओ जो 450 यूनिट इशू हुए हैं, पहले कौन से वाले इशू हुए होंगे? 100 वाले पहले इशू हुए होंगे ना। बताओ 100 वाले किस रेट पे आए थे? वो मैंने 1 रुपए पे इशू कर दिए। और बताओ जो ये बाकी 350 रह गए, वो 1.5 में से इशू हो गए। तो जो 50 किस में से बचे हुए हैं? 1.5 रुपए। आगे बढ़ता, इसके बाद बताइए क्या है? इसके बाद है जी हमारी परचेज। 4 जनवरी कितनी? 500 यूनिट्स। क्या रेट? 2.061030। याद है फिगर मुझे। इशू कुछ नहीं हुआ अभी। अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं दोनों को जोड़ के लिख दूं या अलग अलग लिखूं? अलग अलग। हम ये बोलेंगे 50 तो पड़े हैं 1.5 रुपए वाले, और 500 पड़े हैं 2.06 वाले। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? अब बताओ अगर दोबारा इशू होगा, पहले कौन सा इशू होगा? 50, फिर उसमें से हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा बस। हम फीफो स्टॉक लेजर अकाउंट ऐसे बनना है। मेरी बात समझ में? पर प्रैक्टिस ऐसे तो
फॉर्मेट को ड्रॉ करके देखोगे, और गलतियां अगर हों तो वो गलतियां फिर आपको ध्यान रहेंगी, अच्छा ये गलतियां होती हैं। यस और नो? एक काम करते हैं, साथ में मैं आपको फीफो यहां पे मैं दिखा देता हूं, ये तो सारे ऐसे ही देखो करे हुए हैं। और एक चीज और है, सारी रिसीट्स का टोटल लगा लेना एंड में आके, सारे इश्यूज का टोटल लगा लेना चाहे एंड में आके वैल्यू का, बट बैलेंस का मत लगाना टोटल, क्योंकि बैलेंस तो हर दिन का अलग होगा, क्यूमुलेटिव। अगर 5 जनवरी के वो क्लोजिंग स्टॉक मांग रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक तो यही होगा ना 5 जनवरी का जो बैलेंस है, इसका कहीं बैठ के टोटल लगाने लग जाओ। दो चीजें मांगी थी क्वेश्चन में, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स इशूड, परपेचुअल में मैंने क्या बताया था, हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं सारे, तो रिकॉर्ड में देखो मैंने ये लिख रखा है कितना कितना इशू हुआ, और इसकी मुझे कॉस्ट भी पता है सारी, क्योंकि रेट मल्टीप्लाई किए हुए हैं कॉस्ट वाले, तो ये आएगा कॉस्ट का आंसर। और यही मैं आपको बोल रहा था, एक बार कॉस्ट आपके पास आ गई, स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर है। अब एक बात और बताता हूं, अगर इतने का स्टॉक ना पड़ा हुआ ना हमारे पास फिजिकली, मतलब कोई ना कोई अब नॉर्मल लॉस है, मैं आपको बता रहा था। उस सब नहीं चले कि स्टॉक को फिजिकली काउंट कर लो, वैल्यू कर लो और बाकी मान लो बिक गया, हम उस अप्रोच से थोड़ा, हम किस अप्रोच से चले कि जितना बिका वो हमें पता है, बाकी बचा होना चाहिए, बट तो इतना तंग नहीं होता बच्चा इनमें, पर मैं समझा देता हूं क्लास के अंदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आप डाउट पूछें। निकल तो देखो, बच्चा पूछ रहा है कि सर हमने इसको टोटल करा और हमने ये टोटल करा रिसीट्स और इश्यूज, ठीक है, पहली बात तो ओपनिंग भी लेना पड़ेगा, ठीक है, ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस इश्यूज, वो अल्टीमेटली इसी स्टॉक के फिगर आ जाएगा बराबर। ओपनिंग में तो साथ लेके चलोगे ना, बट वैसे मैं आपको बताऊं परपेचुअल में ऐसे नहीं निकलता, फिर परपेचुअल में वैसे तो देखो ऐसे भी को कारण बताता हूं, क्योंकि जो ट्रेडिंग में फिगर आ रही होगी, सोचो ट्रेडिंग में ओपनिंग ये आएगा 100, ट्रेडिंग में ये आएगा परचेज 1630, और डायरेक्ट एक्सपेंस ना मान के चलो इसी में जुड़े हुए हैं, जो ये रेट दे रखे ना 1 रुपया 1.5 रुपया, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि कल मैंने बताया था जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो इन्वेंट्री की वैल्यू का पार्ट होते हैं। तो ये जो फिगर आ रही है ना 12 15 15 30 16 30 में परचेज, 16 30 में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉग्स इक्वल, अब ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, हमारी वैल्यूएशन भी वैसे भी इतनी होगी 515। परपेचुअल में मैं आपको कहूंगा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, परपेचुअल में आप अकाउंट बनाओ, अकाउंट से फिगरें आएंगी बस। समझ आ रही है बात? अब मैं आता हूं पीरियोडिक पे। पीरियोडिक में पहली बात तो नो स्टॉक रिकॉर्ड्स आर सेपरेटली। अब जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी कि मैं क्लोजिंग क्वांटिटी को पहले फिजिकली काउंट, मेरे को बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा स्टॉक निकालने का, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट। मेरे को ये बताओ जो यूनिट होंगे, चाहे फीफो लगाओ चाहे लीफो लगाओ चाहे पीरियोडिक लगाओ चाहे परपेचुअल लगाओ, वो हालांकि नॉर्मल लॉस का अगर फर्क ना हुआ तो, पर हर बार यूनिट कितने आएंगे 250। अब फीफो क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जितने भी 250 यूनिट बचे होंगे वो सबसे लास्ट वाले में से बचे होंगे। बताओ सबसे लास्ट 2.06 इसमें से बचा हुआ है सारा स्टॉक। और ये तो बिल्कुल ही सिंपल, देखो हमने क्या करा, 2.06 पे मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन 515 कर दी। सर ये तो सेम आ गई, इसलिए आ गई क्योंकि कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं था। तो मेरे पास स्टॉक आ गया क्लोजिंग, ओपनिंग मुझे पता है, परचेज मुझे पता है, उसी में डायरेक्ट एक्सपेंस भी शामिल है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉग्स, फॉर्मूला अप्रोच। क्या आपको समझ में आ रही है? इससे आसान चैप्टर नहीं है कोई, इससे आसान तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही था बस, उससे आसान बीआरएस था, पर इससे आसान कुछ भी नहीं है।
मैं क्या करूं? वो कंफ्यूज हो गया कि तो मैं जा रहा हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अंडर फीफो मेथड आंसर इज सेम इन बोथ हैंड परपेचुअल। दिख ही रहा है हमें ऊपर, क्योंकि देखो वो 1215 का कॉग्स आ रहा है, ऊपर भी यही आ रहा था, और 515 का स्टॉक आ रहा है, ऊपर भी यही आ रहा था। हालांकि पीरियोडिक परपेचुअल में वहां अंतर आ जाएगा जहां अब नॉर्मल लॉसेस होंगे, पर इस क्वेश्चन में है नहीं कोई। यस और नो? यहां तक सबको क्लैरिटी है? अब अगली बात सुनना, आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखना हो। एक पहला तो हो गया ना दोनों मेथड, दूसरे में ना एक परचेज के रिकॉर्ड है, और आपको ना ये परचेज की रिकॉर्ड अलग अलग क्वांटिटी प्राइस दे रखा है सारा। आगे बोल रहा है 1600 यूनिट्स वर इशूड, और क्वेश्चन कह रहा है इन्वेंट्री निकाल दो और कॉग्स निकाल दो फीफो मेथड में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमें ये तो पता लग गया फीफो है, ये कैसे पता लगेगा पीरियोडिक सिस्टम लगाना है या परपेचुअल? क्योंकि दोनों में आंसर सेम ही आता है, पर प्रेजेंटेशन का तो फर्क है। परपेचुअल में तो आप अकाउंट बना के आते हो, पीरियोडिक में आप सीधा फॉर्मूले से चलते हो। कौन मुझे बताएगा इस क्वेश्चन में पीरियोडिक लगेगा या परपेचुअल? ऐसे रेज और हैंड जो बताना चाहे, पहले देख लो। हाँ जी दीपांशी, पीरियोडिक मतलब 2 की डेट्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास, 1600 छुट सीधा लिखा हुआ है, चेक कर लो। आप रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करोगे भी ना, करनी बनेगा ही नहीं, क्योंकि इशू पता ही नहीं कब हुआ है। तो जहां डेट्स ही नहीं है आपके पास, या रिसीट की या इशू की, रिसीट की डेट पूछो, रिसीट तो बिल होते हैं ना सारे, हर का बिल होता है अलग, इशू साथ साथ हो ही जा रहा है, इतना रिकॉर्ड ही नहीं रखता कोई। यहां मार्क कब कब कौन से क्लास में मार्कर गया, उसका रिकॉर्ड बनाना तो पागल होने वाला काम है। 1 इशू टू क्लास नंबर 1, मार्कर नंबर 2 इशू टू क्लास नंबर 2, दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? फिर बैटरी की बैटरी इकट्ठी आ गई, एक बैटरी जा रही है रूम 1 में, एक जा रही है रूम 2 में, क्या हम बैटरी वाइज आइडेंटिफिकेशन करते होंगे? बहुत मुश्किल है, पागल हो जाओगे। और मैंने कहा था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, बेनिफिट उसका इतना, इसीलिए लोग इतना रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते इन्वेंट्री का। यस और नो? और 16 हुए पता कैसे निकाले होंगे उसने, बताऊं? 2600 पड़े हैं ना टोटल आए हुए, गिने 1000 गए होंगे, 1000 गिने के तो 1600 इशू हो गए, ये 1600 भी ऐसे निकाला होगा उसने। आप पॉइंट फॉलो कर रहे हो? अब बताओ, अगर मैं रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकता तो क्लोजिंग यूनिट मेरे को पता लग गया 1000, मैंने यहां ना शायद फिगर चेंज करवाई थी, मैंने 1500 करवाई थी, यहां 1600 की जगह 1500, ये 1500 करवा दी थी मैंने, वो थोड़ा उससे और माहौल बन जाएगा क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं है। ये इसका मतलब कितने पड़े होंगे? 1100। अब सिर्फ ये देखना है 1100 किससे कौन से बचे होंगे, फीफो है, सबसे एंड वाले तो बचे ही बचे होंगे। बताओ 800 वाले किस रेट पे आए थे? 4.25। बताओ उसके ऊपर कितने रेट वाले आए हुए हैं? 200 यूनिट 6 रुपए, और बाकी 100 5.5। क्वेश्चन खत्म, क्योंकि एक बार आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग नील है, क्वेश्चन में बता नहीं रखा, परचेज आपको पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, या मैं मानूंगा इस प्राइस में डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ रहा होगा, माइनस क्या कर दूंगा, क्लोजिंग बॉक्स भी हो गया, क्वेश्चन खत्म। मैं बता तो चुका, इससे आसान चैप्टर नहीं है कोई। बोलो किसी को डाउट है तो पूछो। समझ आया क्वेश्चन नंबर 2? अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें वो बोलता है बेटा क्वेश्चन 1 की इंफॉर्मेशन कोई लेके लीफो करके दिखा जरा, तो आओ हम डू
बताओ ओपनिंग सेम लिख दूं, बताओ परचेज भी सेम लिख दूं? यस, परचेज में थोड़ी ना दिक्कत है, दिक्कत किस, उसका रेट नहीं पता लगता, और कौन मदद करता है? फीफो लीफो। तो आओ, जहां पहली बार आपने इशू करा था, एक पहले मैं पुराना दिखा देता हूं, पहले आपने इसको पहले आपने इसको 1 रुपए और 1.5 रुपए पे इशू किया हुआ था, यस और नो? अब मेरे को बताओ, क्या अभी भी वही सेम कंसेप्ट लगाओगे? नो। अब सुनो ध्यान से, ये 1 रुपए वाला पहले कट के सुनो, एक काम करता हूं, सारे ही मिटाता हूं। 450 यूनिट इशू करने हैं ना? लीफो क्या बोलेगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले तो ये वाले 400 इशू कर दो सारे 1.5 रुपए के, हाँ के ना? और बाकी 50, और 50 जो बच गए वो 1 रुपए वाले ही बच गए, पुराने वाले। बस यही है लीफो। अब जितनी बार लिखते रहोगे वो अलग अलग लिखते रहोगे, लेकिन बस जब इशू करना है तब ध्यान रखना, सबसे लेटेस्ट वाला सारा इशू कर देना, बाकी पुराने वाले में से रख देना। अगर आप इसकी आज प्रैक्टिस कर लो तो ज्यादा बेटर रहोगे। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट समझ में आया सबको? पक्की बात है? श्योर? अब लीफो, मिनट मैं पूरा कर दूं क्वेश्चन, थोड़ा ना क्लियर हो जाएगा आपको। करता हूं, यहां से करता हूं। 50 यूनिट कौन से वाले बचे हुए हैं? 1 रुपये वाले पुराने बचे हुए हैं ना? यहां तक ठीक है? फिर हमने रिसीट कर लिया 2 रुपए 6 पैसे का, तो अब क्या सीन है? 50 बचे हुए 1 रुपए वाले और 500 बचे हुए 2.6 वाले। यहां तक क्लियर है? अब बताओ 5 जनवरी को आके इशू हो गया सामान कितना? 300। अब क्या 300 ऐसे सीधा लिख दूंगा? लिख दूंगा, क्योंकि इसी में से तो सारा इशू हो रहा होगा। 500 में से 2 रुपए 6 पैसे वाला कितना हो गया? 106 2 रुपए 6 पैसे है ना ये? बताओ अब क्या सीन रह गया? 50 तो बच गया 1 रुपए वाला और 200 बच गया 2 रुपए 6 पैसे वाला। ऐसे करना है, इन दोनों को जोड़ के बैलेंस आ जाएगा एंड वाला। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो परपेचुअल था, इसी को अगर मैं पीरियोडिक से करूं, पीरियोडिक में तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते। मेरे को बताओ पीरियोडिक के हिसाब से क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट, यही करते हो? बताओ क्लोजिंग यूनिट तो वही रहेंगे, कितने थे? 250। वो 1100 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, बदतमीज को समझो। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्वेश्चन नंबर 1 की इंफॉर्मेशन उठवाई है, वो क्वेश्चन नंबर 2 की इंफॉर्मेशन से करी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता 11 यूनिट बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन 1 की इन्फो चल रही है, वो कहता 1100 यूनिट इशू हुए हैं। वो क्वेश्चन टूटना ऐसे कैसे? चलो कोई नहीं, हो जाता है। 250 यूनिट बचे हुए हैं। मेरे को ये बताओ लीफो क्या बोलता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जितना भी बचा हुआ है सबसे पुराने वाले में से बचा होगा, सबसे पुराने वाले में, हाँ कि ना? अब बताओ सबसे पुराने वाला कौन सा था? 100। ये तो कहता बचा ही बचा हुआ है। क्या रेट पे आया था? और बताओ उसके बाद 400 आए थे, पर हमें तो सिर्फ 150 चाहिए ना, तो 150 किस रेट पे आए थे? बस दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। कॉग्स आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। एक बात नोटिस करी, लीफो परपेचुअल एंड लीफो पीरियोडिक सेम आंसर नहीं है। उसका रीजन ये है, लीफो में जब आप अकाउंट बनाते हो ना, अकाउंट बनाते हो कि पुराना पड़ा रह गया हो। जैसे अगर आप ऊपर देखो, जब हमने ये किया था लास्ट इन फर्स्ट आउट में, तो 50 यूनिट पुराने में से इशू हो गए थे, लेकिन जब हमने ओवरऑल पे करा तो हमने ये माना 100 यूनिट तो सारे बचे हुए हैं, इसलिए आंसर में फर्क आ जाता है। अगर समझ आ गया, वरना कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखना
लीफो में अगर अकाउंट बनाने की इंफॉर्मेशन हो तो अकाउंट पक्का बनाना, तो सेम पॉइंट फीफो में भी करना होता है, तो इसलिए तंग करने की जरूरत नहीं मुझे आपको इसमें, ये मैं मेन क्लास में समझाता हूं, यहां जरूरत नहीं इतनी, आप बस इतना समझ लो। फीफो लीफो दोनों में अगर हमें डेट्स अवेलेबल हैं, रिसीट्स और इशू की, तो हमेशा क्या बनाया करेंगे, अकाउंट, बात खत्म। कौन सा क्वेश्चन था ये, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ होमवर्क है, मैं क्लास में भी नहीं करवाता, आप कर लेना। फिफ्थ भी होमवर्क है, ये मैंने क्लास में करवा रखा होगा, पर आप कर लेना, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिंपल क्वेश्चन है पर अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 6 सुनो, अब ये एवरेज प्राइस पे है, कौन सी प्राइस पे, अब जरा ध्यान से सुनना, पहले मैं वहां पे पढ़ा देता हूं, बुक में थियरी क्या लिखी हुई है मैंने इसकी, एवरेज प्राइस की कॉपी में क्या लिखवाई थी थियरी, पीरियोडिक हो गया, परपेचुअल हो गया, आंसर 2 हो गया, ये आ गया लीफो, लीफो की पहले थियरी आ गई, क्वेश्चन 3 आ गया, ये सारा जब कर लेना, पीरियोडिक परपेचुअल एनालिसिस भी लिखवा दिया, ठीक है सारा। क्वेश्चन 5 वही है जो आज होमवर्क दिया है, ठीक है कर लेना। ये आ गया मेथड 3 एवरेज प्राइस, ये भी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, इसमें भी देखना क्या करता है, सीधा शॉर्टकट, क्लोजिंग यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट कौन सा उठा लेना, या एवरेज। कहता है यार क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो कि पहले वाला पहले गया, बाद वाला पहले गया, तुम ये मान लो ना जो गया वो एवरेज रेट पे गया, और जो बचा है वो भी एवरेज रेट पे बचा हुआ है। हालांकि अपने आप में दम मार रहा है कि मेरा बड़ा अच्छा मेथड है, पर इतना अच्छा मेथड है नहीं ये, AS2 भी इसको मानता नहीं है, AS2 वेटेड एवरेज को मानता है, अकेली एवरेज को नहीं मानता, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा, पर पहले आपको बताओ क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ रहा है। अब कॉक्स तो दो तरीके से निकाल सकते हो, चाहे तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, या आप मल्टीप्लाई कर लो यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय वही रेट। सर ये एवरेज कैसे निकलेगी, जितनी बार भी अलग अलग रेट पे आपका सामान आया है वो सारे रेट जोड़ लो और डिवाइड कर लो नंबर ऑफ रेट से, क्वेश्चन +5.5 +5.5 +6 +4.5 डिवाइड कर दूंगा से 5 से, इस आ जाएगा, उसी एवरेज रेट को बेस लेके मैं क्लोजिंग स्टॉक भी और उसी को बेस लेके कॉग्स भी निकाल दूंगा। सर फिर यहां क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना हमने, मैं आपको बताता हूं, आईसीआई स्टडी मटेरियल क्या कर रहा है, जहां भी एवरेज प्राइस का क्वेश्चन आ रहा है वहां डेट्स होने के बावजूद भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, उसका रीजन भी मैं आपको दूंगा, पर पहले मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर, यही है ना, 6 ही है ना, अच्छा क्वेश्चन 6 था ये, मैंने 2 बोल दिया था, 6 ही बोला तुमने, चलो ठीक है तुमने बड़ा सुना है। सुनो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें एवरेज प्राइस मेथड लगाना है। ये क्या दे रखा पता ना, ये जो डेट्स लिख रखी, क्वांटिटी लिख रखी, रेट लिख रखा है, ये सारी ना परचेजेस हैं, तो बॉन्डल जाते हैं हम तो बॉन्डल नहीं जाते हैं वहां, हाँ कि ना, तो इशू को नीचे बता रखा है तो ऊपर रिसीट्स ही होंगे, ऑब्वियस ही बात है, ये क्लोजिंग स्टॉक थोड़ी दे रखा है अलग अलग दिन के। अब मुझे ये बताओ, पहली बात तो माइंड में ये आती है कि सर अगर डेट्स हैं हमारे पास तो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं एवरेज प्राइस मेथड है, इसमें चुपचाप दिमाग का काम करो बंद, सारे रेट जोड़ो, उसे डिवाइड करो 5 से, कितना आ गया 26.75 डिवाइड बाय 5 5.35, ये आ गया एवरेज रेट। इशू है 1600, खरीदा था 2600, तो बचे कितने होंगे, कैलकुलेशन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5.35 क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो गया। और बताओ कॉग्स कैसे वैल्यू होगी, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 5.35, चेक करो क्या ये आंसर हमने ऐसे ही कर रखे हैं, एक मिनट रुको, ये रहा, इसमें एक लाइन नोट लिखवा रखा है, इफ even if date of purchase and issues is available, we don't prepare stock ledger account under average price method unless specifically asked, और वो आस्क करेगा नहीं एवरेज प्राइस में, क्योंकि स्टडी मटेरियल के किसी भी क्वेश्चन में एवरेज प्राइस के अंदर क्या नहीं बनाया हुआ, स्टोर लेजर अकाउंट, उसका कारण भी बताऊंगा, वेटेड एवरेज में ज्यादा बेटर बता पाऊंगा, उससे क्लियर करूंगा कि क्यों एवरेज से बेटर माना जाता है वेटेड एवरेज। पहले आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ रहा है,
ये मैंने एक्स्ट्रा में क्यों दिखाया है, क्वेश्चन ने मांगा नहीं होगा, कल क्लोजिंग स्टॉक मांगा होगा। क्या आपको मेरी एक भी बात समझ में आ रही है? घर जाके प्रैक्टिस जरूर कर लेना, वरना ये चैप्टर धुआं हो जाएगा। जब तक खुद करके नहीं देखोगे, लिख के नहीं देखोगे, गलतियां नहीं पता लगेंगी क्या हो रही हैं। अब आ गया वेटेड एवरेज। अब क्या आ गया? वेटेड एवरेज। रखे फर्स्ट कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स अवेलेबल। यानी अगर मेरे पास 1 लाख का सामान है टोटल कॉस्ट, और मेरे पास 10,000, तो रेट पर यूनिट क्या आया? 10 रुपीज। मतलब निकालता ये भी एक ही रेट है, पर ये वेटेड एवरेज रेट है, ना कि एवरेज रेट है। किसको वेट देता है ये? क्वांटिटी को, बताऊंगा आगे। पहले तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? एक बार ये वेटेड रेट निकल आया, स्टॉक निकाल लेना यूनिट से मल्टीप्लाई करके उस रेट को, और इशूड निकाल लेना रेट से मल्टीप्लाई वही करके। और नोट में लिखा हुआ है कि अगर डेट ऑफ परचेज और सेल है हमारे पास, तो स्टॉक लेजर अकाउंट बनाएंगे, स्टॉक लेजर अकाउंट बनाएंगे। आओ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है टेकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, बना के दिखाओ स्टॉक लेजर अकाउंट। पहले कौन सा है? पीरियोडिक सिस्टम, फिर परपेचुअल है। मैं पहले परपेचुअल करवा रहा हूं। मेरे को बताओ परपेचुअल के अंदर रिकॉर्ड बनता है? ये आ गया। अब यहां से ही देख लेना, ये कॉपी में बनवा रखा है। क्वेश्चन 6 की इंफॉर्मेशन उठाओ। ओपनिंग है नहीं, दिसंबर 4 से शुरू कर दूं? चेक करो, रिसीट में दिखा दिया 900, 5, 4500, यही बैलेंस में भी आ गया। स्टार्ट क्लियर है? क्वेश्चन में ना बेवकूफ ना बन जाना। कई बार क्वेश्चन रिसीट्स इकट्ठी दे देता है, इशू नीचे है, आप कहीं सारी रिसीट लिख के बैठ जाओ, फिर बीच में इशू फिट नहीं होगी। दिसंबर 4 के बाद 5 आता है नहीं, ये गलती हो जाती है। और बात समझ, इसको काट के ठीक करूं, इतने में टाइम निकल जाता है, टिक 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 ठा। समझ रहे हो? अब सुनो, दिसंबर 5, इशू की क्वांटिटी है 600, रेट है नहीं, फीफो लगा दूं, लीफो लगा दूं, एवरेज, वेटेड एवरेज। भाई जो क्वेश्चन कह रहा है वही तो लगाओगे। देखो ये आओ 9, अभी तो गुड्स ही एक थे, अभी क्या रेट निकालोगे? 900 के 5 रुपए के हिसाब से तो पड़े हैं, वही इशू कर दो, चेक करो। ये हमने इशू कर दिया 600 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से, तो 300 कौन से बच गए? 5 रुपए वाले, कुछ है ही नहीं। और अब एक और रिसीट और आ गई, देखना कितनी रिसीट आ गई दिसंबर 10 को, 400, 5.5। अब सुनो, फीफो में तो हम लोग अलग अलग दिखाते थे ना रेट वाइज, वेटेड एवरेज में इकट्ठा रेट निकल आएगा। सुनो अब ध्यान से, पहले कितने यूनिट पड़े थे? 900, 900 में से 600 गए, 300 रह गए, 300 ऊपर वाले पड़े हैं, 400 और आगे, यानी टोटल यूनिट मेरे पास हो गए 700। ये क्वांटिटी की वैल्यू, ये क्वांटिटी में जाके लिख दूंगा। सुन रहे हो? अब सुनो, अगली बार मेरे को बताओ, ये 700 यूनिट जो बचे हुए हैं, इनकी कॉस्ट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, 300 यूनिट तो 5 रुपए वाले हैं, 1500 उनकी होगी, और जो 400 भी आए हैं वो आए हैं 5.5। बताओ 400 इंटू 5.5 कितना हो गया? 2200। 2200 और 1500, ये हो गया 3700। ये वैल्यू आ गई बच्चों, ये क्या आ गई? वैल्यू। अब सिर्फ पता क्या करना है? 3700 को 700 से डिवाइड कर दो। टोटल कॉस्ट कितनी है? 3700। कितना यूनिट है? 700। क्या रेट आ गया? इस रेट पे अब आगे इशू होता रहेगा जब तक और रिसीट नहीं होगी। बताओ, अगर और रिसीट होगी फिर क्या करोगे? जो पुरानी वैल्यू है, जो पुरानी वैल्यू है वो प्लस जो नई वैल्यू और आएगी वो, उन दोनों को जोड़ के वैल्यू आ जाएगी। पुरानी क्वांटिटी और जो नई क्वांटिटी उसको जोड़ के क्वांटिटी आ जाएगी। वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर लेना, नया प्राइस आ जाएगा। यानी जब तक तो रिसीट नहीं हो रही और इसी रेट पे इशू करते रहो। अगर नई रिसीट हुई तो ये क्वांटिटी और पुरानी पड़ी हुई क्वांटिटी जोड़ लो,
इसकी वैल्यू जो नया खरीदा है और पुरानी पड़ी वैल्यू जोड़ लो, दोनों को डिवाइड करके नया रेट निकाल लो। वेटेड एवरेज से निकलता है। लॉजिक है इसका भी सारा, क्योंकि एवरेज में क्या होता है, आप क्वांटिटी को वेटेज नहीं देते। अगर एक बार 100 यूनिट आए हैं, एक बार 500 यूनिट आए हैं, एवरेज रेट 100 और 500 की इज्जत नहीं करता, सिर्फ रेट को एवरेज कर देता है। जबकि वेटेड एवरेज क्वांटिटी इंटू रेट वैल्यू, वैल्यू को बेस लेके एवरेज रेट निकलवाती है, तो इससे क्वांटिटी को वेटेज दी जाती है। जैसे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको बताऊं मैं, ये देखो करवाया हुआ मेन क्लास में, 300 यूनिट खरीदे 5 रुपए के हिसाब से तो ये 1500 हो गए। अगर 700 यूनिट खरीदे 5.5 के हिसाब से, आपको पता है एवरेज रेट क्या करवाएगा, एवरेज कह देगा 5.25 एवरेज है। तो जब 1000 को 5.25 से आप मल्टीप्लाई करोगे वो तो 5250 आएगा, जबकि एक्चुअल पोजीशन तो 5350 है। यहां मार खा जाता है। इसलिए वेटेड एवरेज क्या बोलता है, अरे रेट का एवरेज, दोनों वैल्यूज जोड़ो, दोनों क्वांटिटी जोड़ो, फिर उसको डिवाइड करो, उससे निकालो। इसीलिए एवरेज प्राइस में आपका स्टडी मटेरियल स्टॉक लेजर अकाउंट नहीं बना रहा, क्योंकि वो सारा गलत बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? अब सुन लो एक बार ध्यान से, आपने आज क्या क्या घर से करके आना है। पहले 10 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ आपकी डाउट्स डिस्कस करूंगा कल, कोई भी क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा जब तक आपकी कोई डाउट नहीं होगी। और कल में मेरा टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम और जो उसके छोटे मोटे कंसेप्ट्स और हैं मैं कल करवा दूं। हालांकि उसके बाद भी कुछ चीजें बचेंगी, एक लेक्चर और लगेगा, इन्वेंटरी खत्म हो जाएगा। लेक्चर में भी और शायद मेरा लेक्चर ना लग पाए, मैं देखता हूं, अगर शेड्यूल में मेरा फिट हुआ तो मैं रख लूंगा, वरना जब भी नेक्स्ट लेक्चर लगेगा विल ट्राई टू वाइंड इट अप 1-2 लेक्चर्स में। बट आप प्लीज पहले 10 क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व कर लो, हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।